हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्लास 11th का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि मोस्टली थ्योरेटिकल पोर्शन पर बेस्ड है। ये आपके टर्म वन में क्वेश्चन जो पेपर आएगा उसमें क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में 40 क्वेश्चंस हैं। ये प्रॉपर आपके 90 मिनट्स बेस्ड जो टर्म वन से होने वाला है उस पर ही बनाया गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग all business transaction in a systematic manner is a set of books called, जो systematic manner में रिकॉर्ड किया गया है, बात कर रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, सही प्रकार की बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड द समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सही, जहाँ पे केवल रिकॉर्डिंग की बात करी जा रही होगी वो आपका बुक कीपिंग होगा, पर जहाँ रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की और समराइजिंग की बात की जाएगी वो आपका अकाउंटिंग होगा। आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग के ही उसके एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही होते हैं। तो यहाँ का आंसर क्या होगा आपका अकाउंटिंग, और इसी के बिहार पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिजल्ट बनाते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कैश, गुड्स और असेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, मतलब प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर, इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। मालिक किसी भी टर्म में हमारा कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो कैश हो, चाहे वो किसी प्रकार का गुड्स हो या उसकी किसी प्रकार की असेट्स हो। जो भी पैसा जिस भी फॉर्म में मालिक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है उसे हम कैपिटल कहते हैं। और मालिक जब भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसको क्या चाहिए होता है, वो हमेशा उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूट हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश ऑफ गुड्स परचेज और सर्विस रिसीव्ड इज कॉल्ड। जो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी फर्म या कंपनी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हो, प्राइस पे नहीं कर रहा है गुड्स के लिए और परचेज या सर्विसेज ले रहा है, वो व्यक्ति हमारे लिए डेटर बन जाता है। क्रेडिटर की हम बात करें, क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम सामान खरीदते हैं बिना पैसे। तो यहाँ पे द पर्सन, यहाँ पे आएगा डिड नॉट पे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, तो हम डेटर बोलेंगे, और हम दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे। बुक कीपिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बुक कीपिंग वाला। बुक कीपिंग इज आर्ट, साइंस, आर्ट एंड साइंस बोथ। कई जगह आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया होता है, पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्यों? क्योंकि बुक साइंस तब लिखा जाता है जब उसके अपने सिस्टमेटिक और साइंटिफिक रूल्स होते हैं। बुक कीपिंग में ऐसा कोई भी सिस्टमेटिक और रूल्स नहीं होता है, जैसे कि अकाउंट्स के अंदर अपने सिस्टमेटिक रूल्स हैं, जैसे कि हम उसके अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS है, इंटरनेशनल फॉरेन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, पर बुक कीपिंग का ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड या रूल्स नहीं है। इस वजह से हम उसको साइंस नहीं बोल सकते, अप्रोप्रिएट बोलना आर्ट्स होगा। साइंस है कई बातों में कि वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है, इस वजह से हम साइंस कह सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली साइंस। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं द सम ऑफ लायबिलिटी एंड कैपिटल, बिल्कुल सही, आपके असेट्स के इक्वल होगी। असेट्स का जो फार्मूला होता है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही फार्मूला हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी यूज करते हैं। द अमाउंट ड्रॉन बाय बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, अगर कोई भी मालिक, ऑनर अपनी कंपनी से पर्सनल यूज के लिए निकालता है, चाहे वो गुड्स निकाले चाहे वो कैश निकाले, दोनों को ही हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। गुड्स निकालेगा कभी तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेगा, ना कि सेलिंग प्राइस पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कंसिडर करेंगे। अब बात करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, जहाँ बात करी जाएगी नंबरिंग की बात करी गई है। डिफाइनिंग द कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन असेट्स लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन इंस्टीट्यूशन विच इज कंसर्न, ऐसा हमारा केवल एक ही है, अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कितनी असेट्स है कितनी लायबिलिटी है, और एक इक्वेशन बनाकर, इसका नाम ही अकाउंटिंग इक्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में आपको पता है केवल और केवल कैश की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड की जाती है।
क्रेडिट ट्रांजेक्शन बाकी बुक में रिकॉर्ड की जाती है तो ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। अच्छा, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता एक और बैंक ट्रांजेक्शन तो बिल्कुल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, बट यहाँ पे कहीं पे भी बैंक की बात नहीं बोली गई है, इसलिए हम ओनली कैश ट्रांजेक्शन ही यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक ऑलवेज शो, कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब बट यहाँ बात की कैश बुक की बात की गई है, ऑलवेज शो, यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया कैश बुक में हमें नहीं बताया गया कि कैश कॉलम की वो बात कर रहा है कि वो बैंक कॉलम की बात कर रहा है। कैश कॉलम में हमें नहीं बताया गया है कि वो कैश कॉलम की बात कर रहा है या बैंक कॉलम की बात कर रहा है। तो अगर दोनों कॉलम होंगे तो बैंक बैलेंस आपका डेबिट भी शो करता है और क्रेडिट कब करता है, जब बैंक ओवरड्राफ्ट की कंडीशन होती है। बट यहाँ पे हमें केवल कैश बुक बोला गया है तो हम इसको सिंपल कैश बुक मानेंगे और आंसर लिखेंगे डेबिट बैलेंस। अगर यहाँ लिखा होता डबल कॉलम कैश बुक तो वो डेबिट भी शो कर सकता था और क्रेडिट भी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी सी ही चीज़ें चेंज कर देता है और इससे आपके आंसर्स बदल जाते हैं। थ्योरी बहुत इजी होती है हमारे लिए पर उतने ही कई बार कॉम्प्लेक्स भी बन जाती है। द कैश बुक मीन रिकॉर्डिंग पैटी कैश बुक एक्सपेंस इज कॉल्ड। पैटी एक्सपेंस की बात कर रहा है तो बोला द कैश बुक मीन फॉर रिकॉर्डिंग पैटी एक्सपेंस इज कॉल्ड। वो आपके पैटी एक्सपेंसेस जो रिकॉर्ड करेगा वो कहाँ रिकॉर्ड करेगा, पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा, जो आपके छोटे मोटे खर्चे होंगे। और पैटी कैश बुक एक्सपेंस वो कैश बुक के बैलेंस को एज एक्सपेंस के तौर पर कैश बुक में शो करते हैं। द एंट्री विच अफेक्ट कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। बात करते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होता है, जिसके अंदर कैश का, बैंक का और एक डिस्काउंट कॉलम भी बनाया जाता था, पर अभी नहीं। हमें इतना ध्यान रखना है जब कोई भी एंट्री हो जब वो एक साथ कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट करती है वो हमेशा कैसी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कंपाउंड तो जनरल एंट्री होती है तो वो यहाँ नहीं आएगी। द बैलेंस ऑफ गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग करता है। द बैलेंस ऑफ गुड्स मतलब क्लोजिंग गुड्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्लोजिंग गुड्स की। अब क्लोजिंग गुड्स की जनरल एंट्री आपको याद होगी, क्लोजिंग गुड्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो कहाँ ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। विच अकाउंट इज ओपन फर्स्ट इन लेजर, सबसे पहला कौन सा अकाउंट खोला जाता है, पर्सनल अकाउंट सबसे पहले खोला जाता है। क्यों, सबसे पहले आता ही क्या है, कैपिटल, और कैपिटल एक मालिक का होता है, ऑनर का, ऑनर किसी का नाम होता है। सपोज करो नाम मालिक है तो हम क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट सबसे पहले खोलते हैं। द फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम जर्नल कहते हैं, इसे प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है। ड्राइंग फॉल्स अंडर विच अकाउंट, हमें पता है ड्राइंग जो है वो कैपिटल से लिया जाता है, मालिक से बिलोंग करता है, तो सीधी सी बात है जो कैपिटल है वो पर्सनल में है तो ड्राइंग भी कहाँ आएगा, आपके पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, अच्छा हम फर्नीचर खरीदा सेल भी रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, बात करते हैं परचेज बुक की। परचेज बुक में केवल क्रेडिट गुड्स के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो यहाँ तो नहीं आएगा। कैश बुक में ओनली कैश, तो कहाँ पे जाएगा, जर्नल बुक में, बिल्कुल गलत, वहाँ जर्नल प्रॉपर होना चाहिए था। अगर जर्नल प्रॉपर होता तो वहाँ चला जाता, आंसर है नन ऑफ दिस, वो जाना कहाँ चाहिए, जर्नल प्रॉपर के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ, यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया था, गुड्स सेल भी, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की बात करेंगे तो आपका कहाँ जाएगा, वो परचेज बुक में जाएगा, जिसकी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर, तो ये आपका परचेज रिटर्न बुक में जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ एक्यूरेसी इज टेस्टेड बाय, ट्रायल बैलेंस की जो डेफिनेशन होती है उसी में बताया जाता है कि ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है, तो आपका आंसर है अर्थमेटिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस,
कौन सा ट्रायल बैलेंस से बेस्ड है? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्यों? जर्नल के बाद तो बनता है लेजर, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल एक ही बचा, ट्रायल बैलेंस बेस्ड कौन सा होगा? फाइनल अकाउंट होगा। आइडेंटिफाई एंड मेजर इकोनॉमिक इवेंट शुड बी रिकॉर्ड इन, शुड बी रिकॉर्ड डैश, आप किस रिकॉर्ड में करेंगे? बट आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, इकोनॉमिक इवेंट शुड बी रिकॉर्ड इन, किस में? इन ऑर्डर। अब बात करते हैं जो भी आइडेंटिफाई करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ ऑर्डर करेंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डेट वाइज, डेट बाय डेट, मतलब जो पहले आया उसको पहले और जो बाद में आया उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, मॉनेटरी सिस्टम में रिकॉर्ड होता है, मॉनेटरी सिस्टम होता है, प्रॉपर ऑर्डर कुछ नहीं होता, फाइनेंशियल कोई ऑर्डर नहीं होता, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो क्रोनोलॉजिकल एक ही होता है, ऑर्डर होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इनकम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, बिल्कुल यही इनकम होता है। एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू हमारा इनकम नहीं, वो लॉस हो सकता है। एक्सपेंस आपका इनकम माइनस रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा होती है इनकम से। इनकम प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस असर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग फर्म रिफ्लेक्ट द अकाउंटिंग वाज क्लियरली रिप्रेजेंट? क्लियरली रिप्रेजेंट की बात करें तो रेलिवेंस की बात करेगा यहाँ पे। पहले बात समझ लेते हैं। अंडरस्टेबिलिटी, अंडरस्टेबिलिटी मतलब जो भी आपके ट्रांजेक्शन हो वो क्या हो, समझने में आसानी हो। रेलिवेंस का मतलब जो भी आपकी डाटा है वो आपके लिए रिलेटिव हो, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस इन्फॉर्मेशन से वो रिलेटेड हो, उसे रेलिवेंस कहते हैं। कंपेरेबिलिटी की बात करें, कंपेरेटिविटी का मतलब क्या होता है? कोई भी अकाउंटिंग डेटा जो है उसको हम अपनी प्रीवियस ईयर या अपने सेम नेचर वाली कंपनी से कंपेयर कर सकें। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, हमने 2020 में गुड्स परचेज करा 2 लाख का, 2021 में हमने परचेज करा 3 लाख का। इसका मतलब हमने गुड्स परचेज करा है, 1 लाख एक्स्ट्रा का परचेज करा है। हम कंपेयर करेंगे, इट्स मीन हमारी सेल्स इंक्रीज हुई है, हम इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। तो वहाँ बोल रखा है अकाउंटिंग क्वालिटेटिव दिखाए, अकाउंटिंग और क्लियरली दिखाए, क्लियरली प्रेजेंट करेगा तो वो आपका रेलिवेंस होगा। और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टेबिलिटी, क्लियरली रिप्रेजेंट करेगा मतलब हमारे समझने में लायक हो तो अंडरस्टेबल हो जाएगा। Which account will be debit in case wages are paid for installation of machinery? यहाँ बात बोली गई है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। जब भी हम कोई असेट्स परचेज करते हैं और उसको इंस्टॉल कराते हैं या फिर कोई भी एक्सेसरीज उसके अंदर हम ऐड ऑन कराते हैं तो वो उसी का एक पार्ट बन जाता है। तो हमने मशीनरी को इंस्टॉल करा है तो हम मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। यहाँ जो जनरल एंट्री होगी वो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, वाइल पासिंग एन ओपनिंग एंट्री ऑल असेट्स, सारी की सारे असेट्स डेबिट होती हैं और सभी लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। टोटल और व्हाट द टोटल नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक आर अवेलेबल इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो आपकी कौन कौन सी पहले हम लिख लेते हैं। कैश बुक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, तो इनकी एक रिटर्न वाली बुक हो जाएंगी और एक जर्नल प्रॉपर। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी बुकें हैं आपकी? 6 बुकें हैं। कलेक्ट 35,000 फ्रॉम डेटर विच अकाउंट इज क्रेडिट, आपको क्या मिला है? 35,000 रुपये डेटर से मिले हैं। अब बात करते हैं कौन सा अकाउंट क्रेडिट पूछा गया है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, सॉरी डेटर टू डेटर, जनरल एंट्री ये होगी तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रेडिटर की तो कोई बात ही नहीं हुई और इनकम यहाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा एक तरीके से। तो हम बात करते हैं अगला, द लायबिलिटी ऑफ फर्म 3000, लायबिलिटी कितनी है? 3,000 रुपये की। कैपिटल मालिक की जो प्रॉपराइटर वो कितने? 7,000 रुपये। असेट्स अभी हमने पीछे पढ़ा था, असेट्स का जो फार्मूला होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो 7,000 प्लस 3,000, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10,000, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 की बात करते हैं। डिक्रीज इन लायबिलिटी मेरी, अब लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो लायबिलिटी डिक्रीज होने से असेट्स भी डिक्रीज हो सकती है और शायद दूसरी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है।
तो ऑप्शन नंबर सी। असेट्स कैसे डिक्रीज होगी, एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हों, पेमेंट थ्रू कैश, कैश के थ्रू अगर हमने पेमेंट कर दिया बच्चे, तो हमारी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन अदर लायबिलिटी, ऐसा केवल एक ही एग्जांपल होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर हम बिल पेबल एक्सेप्ट हो रहा हो, बिल पेबल है किसी अगेंस्ट, क्रेडिटर के अगेंस्ट, तो आपके क्रेडिटर कम हो जाएंगे और बिल पेबल आपके बढ़ जाएंगे। तो आपका दोनों हो सकता है, आइदर ए और बी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, सिमरन स्टार्ट थिकवा बिजनेस, कैपिटल कितनी है, 20,000 रुपये की ऑन 1 अप्रैल। ओपनिंग कैपिटल है बच्चे कितनी, 20,000 रुपये। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है बच्चे, ओपनिंग कैपिटल है आपकी 20,000 रुपये। आगे बोला गया 1 अप्रैल को, 31 मार्च को क्लोजिंग एसेट्स कितनी है बच्चे, क्लोजिंग एसेट्स आपकी है 60,000 रुपये। और क्लोजिंग लायबिलिटी, क्योंकि आखिर रेट पे दिया गया है, क्लोजिंग लायबिलिटी आपकी कितनी है, 15,000 रुपये। आपसे पूछा गया क्लोजिंग कैपिटल, चलिए क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी, हमें पता है असेट्स माइनस लायबिलिटी आपकी क्लोजिंग कैपिटल आती है, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी आपकी 45,000 रुपये। चलिए क्लोजिंग कैपिटल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 45,000 रुपये। क्वेश्चन है बोला इन अबव क्वेश्चन कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कैलकुलेट प्रॉफिट करते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल ये है, ओपनिंग कैपिटल के पास थी, तो क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट, या लॉस होगा तो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है बच्चे, 20,000 रुपये। एडिशनल कैपिटल साल के दौरान वो कोई भी एक्स्ट्रा पैसा लेकर नहीं आया है, तो एडिशनल कैपिटल उसकी कितनी है, 0 रुपीज़। प्रॉफिट की हम बात करें तो प्रॉफिट हमारा है, और क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी थी बच्चे, 45,000 रुपये। तो सिमरन कितना पैसा प्रॉफिट कमा रही हैं, 45,000 माइनस 20,000, वो 25,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 25,000। क्वेश्चन पेमेंट टू क्रेडिटर मीन, अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा तो असेट्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज, डिक्रीज इन असेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटी, नहीं लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज इन असेट्स डिक्रीज इन लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, यस परचेज 1000 पेन 50 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट। उसने 1000 पेन खरीदे, एक पेन 50 रुपये का है, तो 1000 इंटू 50, उसने पेन कितने खरीदे, 50,000 रुपये के उसने पेन खरीदे। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, 5,000 रुपये डिस्काउंट आ गया, 45,000। तो जो परचेज होगा, ट्रेड डिस्काउंट हम कभी मेंशन नहीं करते हैं, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिसे खरीदा है, और कितने की एंट्री होगी, 45,000 से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, यस 100,000 पेन 50 रुपये के लेस 10% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। इसका मतलब क्या है, 1000 पेन 50 रुपये का एक पेन है, 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदता है, और 5% कैश डिस्काउंट इफ, यदि पेमेंट 30 दिन के अंदर कर दिया जाएगा तो उसको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। ही पे ओनली 25% विद इन 30 डे डिस्काउंट, केवल वो कितना पे करता है, 25%, तो उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा ये पूछ रहा है। तो चलो देख लेते हैं हम लोग। 1000 पेन है 50 रुपये के, 50,000 लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट बच्चे कितना है, 10%, तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 का 10%, 5,000 रुपये, 45,000। अब उसका उसने 25% क्या दिया है, पे करा है, तो 25% की हम बात करते हैं, 45,000 सॉरी यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, 10% की जगह हमें 20% डिस्काउंट लेना है, यहाँ पे 20% डिस्काउंट, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000, 40,000 रुपये। क्वेश्चन में मिस्टेक है, 40,000 का
अब आधा दे 25% दिया है, मतलब 10,000 दिया है। 10,000 25% 40,000 का हम निकालेंगे 25%, तो कितना आ जाएगा बच्चे 1/4 10,000। तो क्रेडिट पे कितना परचेज किया है 30,000 रुपये। अब बात करते हैं 10,000, इसका हमें कितना 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो 5% कितना होगा 500 रुपये, तो उसको कितना पे करना होगा 9,500 रुपये। हमें पूछा गया डिस्काउंट कितना था, उसका डिस्काउंट आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 500। यहाँ पे 10% नहीं है, यहाँ पे 20% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is correct entry to record cash purchase 3,000 from अमर। अच्छा, उसने एंट्री करी कैश परचेज करा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ₹3,000, जरा एंट्री ये होनी चाहिए। तो देख लेते हैं परचेज अकाउंट कहाँ है। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमर नहीं होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिल गया। राजकुमार हु ऑन 20,000 रुपये, इसने हमसे कितने रुपए लिए थे 20,000 रुपये लिए थे। इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया निकल जाना, या वो व्यक्ति जो अपनी लायबिलिटी अपने डेट्स को पे करने के लिए अब सक्षम नहीं है, इट्स नॉट एबल टू पे हिज डेट्स, इट्स कॉल्ड बी इंसॉल्वेंट। 70 पैसा इन अ रुपी, 70 पैसा इन अ रुपी को आप 70% बोल सकते हैं। रिसीव हो रहा है इसके ई स्टेट से, मतलब उसकी संपत्तियों से। तो बैड डेट कितने का हुआ, तो निकाल लेते हैं। तो 20,000 का 70% आपको मिल गया है, मतलब कि 14,000 आपको मिल गए। मिलने थे 20,000 पर मिले कितने आपको 14,000, तो 6,000 आपको नहीं मिला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। A sole trader took costing 1,000 from stock his own। सोल ट्रेडर मतलब मालिक की ही बात कर रहा है। ऑनर वो 1,000 कॉस्टिंग 1,000 रुपये का वो स्टॉक से ले लेता है। इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है 1,500 रुपये। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब भी ऑनर ड्राइंग करता है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिया जाता है, और कम क्या होगा परचेज, तो ड्राइंग तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, और अमाउंट कितना आएगा 1,000 रुपये। तो इसमें पहली एंट्री है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्योति लिमिटेड परचेज गुड कॉस्टिंग 50,000, उन्हें गुड्स परचेज करे एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम साक्षियन कंपनी से। हाफ पेमेंट इज मेड इमीडिएटली एंड रिसीव 5% डिस्काउंट। आधा पैसा उन्होंने इमीडिएटली रिसीव कर दिया और उन्हें 5% कैश डिस्काउंट मिला। हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू कैश एट विच साइड, कैश कितना कैश बुक में ट्रांसफर करेंगे और कितना साइड में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में 50,000 रुपये का सामान था और उस पर इनको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 50,000 रुपये का सामान है, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना बचे 10%, जो कि कितना होगा 5,000 रुपये, तो आ जाएगा 45,000। इसका 50% कितना होगा 22,500, 50% कितना होगा 22,500। चलिए आगे बोला गया 22,500 का होने कितना 5%। तो यहाँ पहले बात, हमें जब कैश मिलेगा तो जो भी परचेज करेगी तो कैश देंगी, तो सीधी बात है डेबिट वाला बैलेंस होगा वो ऑप्शन ही नहीं होगा, कट कर दो। दूसरी बात 22,500 का सामान ही है, उससे कम ही पे करेंगे डिस्काउंट मिलने के बाद, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आप बिना सॉल्व करे भी कर सकते हैं, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 22,500 का 5% निकालते हैं। 22,500 का 5%, 0 से 0, 5 5 जा 25, 5 2 12, 5 2 10, 11, तो 1,125 माइनस करेंगे 21,375, 21,375 रुपये पे करेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। उनको पे करना है तो वो कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड। हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर इन कैश बुक, कैश बुक में कितना बाकी बचा हुआ अमाउंट क्रेडिट परचेज किया है, तो क्रेडिट परचेज में कितना जाएगा 22,500, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका क्वेश्चन था, आपका पेपर था जिसमें हमने थ्योरी देखे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे। ऐसा ही आपका बेस्ड पेपर आएगा, छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिसमें आपको रिकॉर्ड किया देखना ध्यान देना होगा। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।